अंग्रेजी मैया शूद्र को मुक्ति दिलावे दिलो जान से। अंग्रेजी मैया अब नहीं है मुगलाई, नहीं बचा पेशवाई मूर्खशाही। अंग्रेजी मैया तूने तोड़ डाली जंजीर पशुता की, इंसानियत की बौछार सारे शूद्र जनों पर। और कविता में आगे भी लाइन आती है कि अंग्रेजी मैया का दूध पियो वही पोसती शूद्रों को। दोस्तों, ये मराठी से हिंदी में अनुवादित कविता का कुछ अंश है, जिसको दलितों से शिक्षा प्राप्त करने और जाति व्यवस्था की बेड़ियों से मुक्त होने का आह्वान करने के लिए सावित्रीबाई फूले द्वारा लिखा गया था। कल के दिन इनकी 192वीं जयंती थी। भारत की पहली महिला शिक्षक के जीवन पर आज की वीडियो में नजर डालेंगे। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। महिलाओं की शिक्षा, समानता और न्याय की खोज में दमनकारी सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली अग्रणी सावित्रीबाई फूले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाता है। इन्हें आधुनिक भारत की पहली नारीवादी के रूप में जाना जाता है, मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। आखिर कौन थी सावित्रीबाई फूले? माली समुदाय की एक दलित महिला सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में होता है और कहा जाता है कि 10 साल, कहीं 10 साल, कहीं 9 साल, कहीं 13 साल, अर्थात काफी छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती, जो कि उस समय बिल्कुल सामान्य घटना थी। उनके पति ज्योतिराव फूले द्वारा उन्हें घर पर ही शिक्षित किया जाता है। बाद में ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पुणे के एक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में भर्ती कराया। अपने पूरे जीवन में इस जोड़े ने एक दूसरे का समर्थन किया और ऐसा करने में कई सामाजिक बाधाओं को तोड़ डाला। ऐसे समय में जब महिलाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करना भी अस्वीकार्य माना जाता था, इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला और यह देश का पहला बालिका विद्यालय बन जाता है। फुले के स्कूल का जोरदार विरोध होता है। फुले परिवार ने पुणे में लड़कियों, शूद्रों और अति शूद्रों के लिए ऐसे और भी स्कूल खोले, जिससे कई उच्च कोटि के भारतीय राष्ट्रवादियों में भी असंतोष पैदा हो जाता है और उन्होंने राष्ट्रीयता के नुकसान का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूलों की स्थापना का भी विरोध किया और यह मानते हुए कि जाति नियमों का पालन नहीं करने का मतलब है राष्ट्रीयता से नुकसान करना। दंपत्ति का विरोध इतना ज्यादा कड़वा हो गया था कि अंततः ज्योतिराव के पिता गोविंद राव द्वारा उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सावित्रीबाई ने खुद उच्च जातियों से बड़ी शत्रुता का सामना किया था, जिसमें शारीरिक हिंसा के कई उदाहरण शामिल थे। भिड़ेवाड़ा के पहले स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के रूप में सेवा करते समय उच्च जाति के लोग अक्सर उन पर पत्थर फेंकते थे और मिट्टी और गोबर फेंकते थे। कहा जाता है सावित्रीबाई को स्कूल जाने पर 2 साड़ियां साथ ले जानी पड़ती थी और स्कूल पहुंचने के बाद वह गंदी साड़ी से बाहर निकलती थी और जब वापस लौटती थी तो उनकी साड़ी फिर से गंदी हो जाती थी, क्योंकि लोग उन पर कीचड़, मिट्टी, गोबर आदि फेंका करते थे। लेकिन यह उनको अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल भी डगा नहीं पाया और स्कूलों को बाद में एक सफलता के रूप में सराहा भी जाने लगा। पुणे ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट जो कि 1852 में प्रकाशित की गई थी, उसमें कहा गया है कि ज्योतिराव के स्कूल में छात्राओं की संख्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से 10 गुना अधिक हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने की प्रणाली सरकारी स्कूलों में लड़कों की उपलब्ध प्रणाली से कहीं बेहतर है। अगर सरकारी बोर्ड कुछ इस बारे में जल्दी नहीं करता है तो इन महिलाओं को पुरुषों से आगे देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। इसके अलावा बलवंत सखाराम कोले द्वारा लिखे गए संस्मरणों के अनुसार सावित्रीबाई इन हमलों से बेफिक्र थी। अपने उत्पीड़कों से कहती थी कि जैसा कि मैं अपने साथी बहनों को पढ़ाने का पवित्र कार्य करती हूँ, आप जो पत्थर या गोबर मुझ पर फेंकते हैं वो मुझे फूलों की तरीके से लगते हैं और भगवान आपको आशीर्वाद दे। शिक्षा से परे समाज सुधारक के रूप में फुले की भूमिका का अगर जिक्र करते हैं तो ज्योतिराव के साथ सावित्रीबाई बाई ने भेदभाव का सामना करने वाली गर्भवती विधवाओं के लिए बालाहार प्रतिबंध गृह, जिसका उद्देश्य था कि शिशु हत्या की रोकथाम किया जा सके, उसको शुरू किया। और बेसिकली एक घटना से ये प्रेरित माना जाता है जिसमें अंडमान में एक युवा ब्राह्मण विधवा को अपने नवजात बच्चे की हत्या के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिस व्यक्ति ने उस अनपढ़ विधवा के साथ बलात्कार किया था, उसने बच्चे के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जिससे विधवा को शिशु हत्या के लिए प्रेरित किया गया था। सावित्रीबाई फूले ने अन्य सामाजिक मुद्दों के अलावा अंतर जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह, सती दहेज प्रथा के उन्मूलन की भी वकालत की। फूले परिवार ने एक विधवा के बच्चे यशवंत राय को भी गोद लिया, जिन्हें उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए शिक्षित किया था। 1873 में फूले परिवार ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो सामाजिक समानता लाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ उनकी जाति, धर्म या वर्ग पदानुक्रमण के बावजूद सभी के लिए खुला मंच था। एक विस्तार के रूप में उन्होंने सत्य शोधक विवाह
प्रवाह भी शुरू किया था, जिसमें ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों की अस्वीकृति, जहां विवाहित जोड़े शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया करते थे। दंपति ने गर्भवती विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सुरक्षा के लिए एक बाल देखभाल केंद्र, बाल्यात प्रतिरोध गृह भी स्थापित किया। महिलाओं से जातिगत बंधनों को तोड़ने का आग्रह करते हुए सावित्रीबाई ने उन्हें अपनी बैठकों में एक साथ बैठने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिराव की मृत्यु हो जाती है और अपने पति की अंतिम यात्रा में सावित्रीबाई द्वारा फिर से एक स्थापित परंपरा को तोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में होता है कि जब अंतिम यात्रा होती है तो एक मिट्टी का बर्तन उस व्यक्ति के साथ, मृत शरीर के साथ कोई पुरुष साथ में लेकर चलता है, जिसको मराठी भाषा में टिटवे बोलते हैं। और इस टिटवे को सावित्रीबाई खुद लेकर चली थी। करुणा, सेवा और साहस का जीवन जीने का एक असाधारण उदाहरण स्थापित करते हुए सावित्रीबाई महाराष्ट्र में 1896 के अकाल और 1897 में बुबोनिक प्लेग के दौरान राहत कार्यों में शामिल हुई थी और एक बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के दौरान खुद इस बीमारी के चपेट में आ जाती है। 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सावित्रीबाई की साहित्यिक रचनाओं की अगर बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले ने 1854 में 23 साल की उम्र में काव्या फुले नामक कविताओं का अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया था और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित किया। इन कार्यों के अलावा मातुश्री सावित्रीबाई फ्लोंची भशाने वागनी, बेसिकली ये सावित्रीबाई फुले के भाषण और गीत थे और उनके पति को लिखे उनके पत्र भी प्रकाशित किए गए थे। पर चोट करने वाली इनकी कविता की एक पंक्ति है, हल जो चलावे खेती जो करे वे मूर्ख होते हैं कहे मनु। दोस्तों, ऐसी थी सावित्रीबाई फुले। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।